Okay, guys. So welcome everyone. Next we are going to tech. आपका जो हिंदी है हम लेने वाले हैं थोड़ा लैंग्वेज मिक्सअप होने वाला है बिकॉज सभी लैंग्वेज हमारी है तो वो मिक्सअप होने वाली है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. चला. खुला आकाश ये आपका पूरक पठन है. लिखा है कुंवर नारायण जी ने. जन्म 1927, मृत्यु 2017. जस्ट अ मिनट. तो इनका परिचय जानेंगे. देखिए ये परिचय इनका कि नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है. इसके अलावा उन्होंने इन्होंने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखन चला दिया. तो इन्हें ज्ञानपीठ में पुरस्कार जो है साहित्य जगत का भारतीय साहित्य जगत का जो सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है. ये जो प्रमुख इनकी बहुत सारी कृतियां प्रमुख है जैसे चक्रव्यूह, धन सप्तक या फिर परिवेश, हम तो ये क्या है तो इनके सारे प्रमुख कृतियां हैं. तो ये जो गद्य है या फिर ये जो पूरक पठन है इसमें इन्होंने क्या कहा है तो ये इनकी डायरी है. क्या ये इनकी डायरी है? तो प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए. आपको सबको पता होगा कि हम भी डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं. यस और नो? अपन डायरी लिख सकते हो. सो हमारे साथ या फिर हमारे जीवन में जो भी होता है हर दिन वो हम लिख सकते हैं. तो इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए. दूसरों से वाद विवाद हमें नहीं करना है, हमें खुद से संवाद करना चाहिए. क्योंकि लोगों से हम कितना भी वाद विवाद करें उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला. तो हमें अंदर की दुनिया से परिचित होना है. तो हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है. क्या कहते हैं लेखक? हमारी जो अंदर की दुनिया है वो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है. हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं. आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिससे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं. स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है. ये लेखक ने लिखा कब लिखा? देखिए 10 मार्च 1998. आगे कहते हैं मकान पर मकान. जिस गली में आजकल रहता हुआ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता. उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है. मकान ही मकान है, इतने मकान भी लगता है मकान पर मकान है. जैसे आप अब देख पाते हो कि हम बहुत सारे लोग बिल्डिंग में रहते हैं. तो बिल्डिंग में आपको सबको पता है कि आपका मकान यहाँ पे होता है, आपके मकान के ऊपर दूसरे का मकान है, उसके ऊपर तीसरे का मकान है और मकान है. अभी हमारे यहाँ तो 16 फ्लोर 16 माले की बिल्डिंग बन गई है. आपको पता होगा आप जिस घर में रह रहे हो वो शायद 3 माले की होगी, 4 माले की होगी, लेकिन अभी बढ़ रहे. तो मकान ही मकान है, मकान के ऊपर मकान है. लंद फंद मकानों की बहुत बड़ी भीड़ है जो संकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं. जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे और मकान और गंदी तंग गली दिखाई दे. तो आपके घर से अगर देखोगे तो शायद आपको दूसरा घर दिखेगा या फिर छोटा छोटा रास्ता गली दिखाई देगी. चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी आसमान में उड़ती नहीं. तो कहाँ होती है चिड़िया? बिजली या फिर जो टेलीफोन की तारें होती है उन पर बैठी हुई होती है चिड़िया. लेकिन बातचीत करती है नहीं. बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ घोंसला बनाते चिड़िया नहीं दिखती. उन्हें देखकर लगता है मानो वो प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक से बने खिलौने हैं. तो लेखक को लगता है जो चिड़िया देखती है शहरों में तो वो असल में नहीं लग रही उनको लगता है वो नकली चिड़िया है जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूची की आवाज निकाल सकते हो. मैं ऐसी संकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ. कब लिखा है? उसके ही अगले दिन उन्होंने लिखा है 10 मार्च 1998.
आगे वो लिखते हैं, सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। इसे कहते हैं सही साहित्य। जाने खुद को, हमें खुद को भी जानना है। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें, जिनमें हमें अपनी सोच समझे जिनमें हमें अपनी सोच समझ में हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप। हमारे तो क्या होता है कि हमें को जानना है। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, जैसे गाय सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह केवल सब मनुष्य मनुष्य ही रहे और कुछ नहीं। 7 अगस्त 1999, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। लुका छिपाकर जीना, मुझे जीवन को सहज और पूरे ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर बातों और व्यवहार में रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है, लेकिन है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उससे छिपाना जरूरी लगे। तो लेकर कहते कि हमें छुपाकर जीना नहीं, हमें खुलकर जीना है हमारे जीवन में। जीने का अर्थ बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित है, चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिंदगी सबके लिए कोई मत हो। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ। कितना? 75 का। 75 साल के हो रहे हैं लेखक, यानी जीने के लिए अब कुछ वर्ष ही बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। जब हो या तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता के लिए या दूसरों के लिए। लिखा है 23 जनवरी 2002। बहुत ही, देखो ना, हम अब तक पढ़ रहे थे 1999 की बातें, अभी डायरेक्टली हमें बातें मिली है 2002, मतलब 4-5 साल के बाद, 3-4 साल के बाद। दिल्ली में रहना, लेखक को कहा रहना दिल्ली दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफन। आपको पता होगा जैसे हमारी मुंबई है, उसी तरह हमारी दिल्ली है, उसी तरह आपका कोलकाता है, चेन्नई है। बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर है वो सेम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे कम जगह में रहते हैं, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। सो एनीवेज, हम उस प्रैक्टिकल या फिर टेक्निकल चीजों में नहीं जाएंगे।
हर वक्त चलायमान रहता है। इसका मतलब होता है कि ये रुकता नहीं है। मुंबई शहर कभी रुकता नहीं, दिल्ली भी नहीं रुकता है। आप कभी भी जाओ, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। इवन द गोवा, आपने देखा होगा कि हमने पिछले समय देखा था कि गोवा के बारे में हमने देखा था। तो गोवा के जो गोवा के कुछ जो बीच है और उन बीचों के बाहर जो भी होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह है, वो 24 घंटे चालू रहते हैं। तो दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पाव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बने पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। 2003 में, क्योंकि जगह कम होती है, घर बहुत बड़े बड़े घर आपको नहीं दिखाई देंगे दिल्ली या फिर मुंबई जैसे शहर में। इवन कल्याण में भी हमारे छोटे ही शहर घर है। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। बराबर कि नहीं? अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए। उसके साथ सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों से बहस केवल झगड़ा हाथ रहता है। तो हम अगर दूसरों से बहस करेंगे तो हमें सिर्फ झगड़ा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बस अपने आप से करो, कुछ ना कुछ अपने हमें अच्छी चीजें मिलेंगी। हम चीजों के गुलाम हैं। अभी तो सबसे बड़े गुलाम तो हम एक चीज के, वो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सबको पता है हम इस चीज के बहुत बड़े गुलाम हो चुके हैं। सुबह उठते ही हम अपना मोबाइल हाथ में रखते हैं, रात को सोते समय तक हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। कुछ काम नहीं होता फिर भी लोग मोबाइल देखते ही रहते हैं, क्या है क्या नहीं, किसका मैसेज आया, किसी का व्हाट्सएप आया है। या फिर कुछ काम है तो यूट्यूब चला लेते हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, ये है वो है वो है। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है। देखो क्या कहते लेकर, कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा। एक्चुअली उन्होंने कंप्यूटर खरीदा, आजकल उसकी गुलामी में उसके नखरों से को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देखता है। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसके सेवा में मैं हूँ। दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जन गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम है। हर चीज के क्या है, हर चीज के दर्जनों गुलाम है। तो हम सब गुलाम हो चुके हैं। हमारे जो आसपास जो भी चीजें हैं उनके हम क्या है, गुलाम हो चुके हैं। संकरी, संकरी का मतलब होता है पतली, कम चौड़ी या फिर तंग। गोजर, गोजर का मतलब होता है कन खजूरा। लकड़बग्घा का मतलब होता है भेड़िए की जाति या एक पशु है। और चलायमान का मतलब होता है चलता हुआ जो कभी भी नहीं रुकता। जैसे कहा जाता है कि मुंबई शहर या फिर जो बड़े बड़े शहर है ये पूरी दुनिया में वो कभी रुकते नहीं। पहचान से देखिए, महत्वपूर्ण है, आपको लिखने हैं, पूरे कीजिए। भाषा बिंदु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको लिखना है संधि। ये संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि होती है या फिर व्यंजन संधि होती है। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्वर संधि, व्यंजन संधि होती है या फिर विसर्ग संधि। अभी ये जो है ये विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग दिया है, देखो ये वाला। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम क्या करेंगे, पहले सब ये जो लेसन वगैरह ये सब खत्म कर देंगे, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स योर ग्रामर पर। ये पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, सब पढ़ाने वाला हूँ मैं। स्वर संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि, ठीक है। अभी देखो, आपको पता होगा कि आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें अपठित गद्य आपको आते हैं। अपठित गद्य का मतलब होता है जो आपके पुस्तक में या फिर किताब में नहीं है। तो ये भी आपको एग्जाम में आते हैं, अपठित गद्य और अपठित पद्य। तो इस तरह अगर आपको ये भी आ सकता है, इसके भी आप पढ़ के लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए।